क्या पढ़ा लास्ट टाइम? तो हमने खत्म कर लिया था। हाँ जी, अदर फैक्टर्स पढ़े थे हमने इसके। तो ऑनलाइन वालों को बता दूं, किरण सर को किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उनकी जगह पर मैं क्लास लेने आया हूँ। आज इकोनॉमी की क्लास हो पाएगी सिर्फ। मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे बाकी क्लासेस भी। तो लॉ ऑफ सप्लाई लास्ट टाइम हमने बोला कि हायर प्राइस पे हायर सप्लाई, लोअर प्राइस पे लोअर सप्लाई, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर कौन कौन से कांस्टेंट रहने चाहिए? तो सबसे पहले तो हम सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये सप्लाई कर्व है, प्राइस और क्वांटिटी है ना। अब हमने बोला कि लोअर प्राइस पे लोअर सप्लाई, हायर प्राइस पे हायर सप्लाई। फिर जरा पेन ड्राइव दे देना मुझे प्लीज, क्लास में हूं। तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अदर फैक्टर कांस्टेंट रहे। ये अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं आप। क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस, ये बोला था हमने। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स जो कांस्टेंट रहने चाहिए ताकि लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड रहे। तो फैक्टर नंबर 1, अदर फैक्टर्स, ये सेटरिस पैरेबिस, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कौन कौन से? कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। थैंक यू। ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, लॉ ऑफ डिमांड में भी कांस्टेंट रहना चाहिए और लॉ ऑफ सप्लाई में भी ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। अब देखो, इमेजिन करो आप एक सेलर हो, आपको पता है कि इस प्रॉफिट में, इस प्रोडक्ट में ज्यादा मार्जिन है, इस प्रोडक्ट में कम मार्जिन है। अगर मैं ये वाला पेन बेच रहा हूं तो मुझे ये 2 रुपए का पड़ रहा है और मैं बेच 5 रुपए का रहा हूं। ये पेन मुझे पड़ 3 रुपए का पड़ रहा है लेकिन बेच में 10 रुपए का पा रहा हूं, यानी इस पेन में मैं 7 रुपए कमाऊंगा। तो मैं किस चीज की सप्लाई ज्यादा करूंगा? इस वाले पेन की। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा सब्स्टिट्यूट है जिस प्रोडक्ट को मैं बेच रहा हूं, अगर उसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है तो उसको ज्यादा सप्लाई करूंगा। सही बात है। अच्छा, अगर लेट अस से मैं 2 क्वालिटी के बर्गर्स बेच रहा हूं जिसमें आलू टिक्की पड़ती है। अब एक जगह से एक पर्टिकुलर वेंडर मुझे बोलता है कि अगर आप मुझसे बर्गर का मटेरियल लोगे तो मैं आपको 10 रुपए की आलू टिक्की लगाऊंगा और 5 रुपए के बर्गर ब्रेड लगा दूंगा। दूसरा बंदा बोलता है 20 रुपए की टिक्की और 5 रुपए के बर्गर ब्रेड। तो मैं किस टिक्की पे शिफ्ट करूंगा जिसमें मुझे ज्यादा मार्जिन मिलेगा? यानी जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसका सब्स्टिट्यूट क्या मुझे सस्ता पड़ रहा है ताकि मैं उसको महंगे दाम पे बेच पाऊं, तो मैं उसी पे शिफ्ट करूंगा। तो जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो सेलर भी ये देखता है कि जो मैंने चीजें दुकान पे रखी इसमें मैं ज्यादा कमाऊंगा। तो अगर मैं ये बोलना चाहूं कि मुझे किसी प्रोडक्ट की हायर प्राइस पे मैं हायर सप्लाई करूंगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है। वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 तो ये आ गया। नंबर 2 होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है, टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी अभी बताता हूं आपको मैं। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, जैसे कि आज से 10 साल पहले ये लाइव क्लासेस का ट्रेंड तो नहीं था। अभी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, लेट्स से इस क्लास की कैपेसिटी अगर पूरी फुल हो जाए तो 150 बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन क्लास में कैमरा और ये इंटरनेट कनेक्शन और ये लैपटॉप और वो यूट्यूब की वजह से यही क्लास घर से सैकड़ों लोग देख रहे हैं।
कैसे पॉसिबल हो पाया? टेक्नोलॉजी की वजह से मेरी सप्लाई बढ़ गई। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि मैं तभी ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा अगर मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट मुझे ज्यादा मिले, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट तो सेम ही मिल रहा है। लेकिन वही चीज घर बैठे बैठे लोग टेक्नोलॉजी की मदद से देख पा रहे हैं, यानी मेरी सप्लाई कैपेसिटी बढ़ गई, मैंने ज्यादा लोगों को सप्लाई किया टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं लॉ ऑफ सप्लाई में कहता हूं कि ये फैक्टर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ये कहने के लिए कि हायर प्राइस पे हायर सप्लाई, लोअर प्राइस पे लोअर सप्लाई, ये कहने के लिए भी लॉ टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं जो भी चीज बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक मास्क बना रहा हूं, मेरे को मास्क बन पा रहा है लेट्स से 10 रुपए का, में मेरी लेबर है, रॉ मटेरियल है, बाकी चीजें, और मैं बेच रहा हूं उसको 12 रुपए का, ताकि 2 रुपए कमा पाऊं मैं। हम एक एजम्पशन करते हैं, दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लो मैं 10,000 रुपए लगाता हूं और 1000 मास्क बना पाता हूं। 10,000 में से मेरा 5,000 का आता है क्लॉथ का मास्क बनेगा, 3,000 मैं लेबर देता हूं जो बंदे सी रहे हैं मास्क को, और 2,000 लेट्स से मैं रेंट देता हूं जिस बिल्डिंग में मेरा काम चल रहा है। कितना हो गया? 10,000, है ना। अब मान लो मुझे क्लॉथ जो है गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया और बोला 3,000 का पड़ेगा, लेबर 3,000 और रेंट 2,000, कितना हो गया? 10,000, सॉरी 8,000। तो 8,000 में अब मेरे सेम 1,000 मास्क बन पा रहे हैं, मेरे पास 2,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गया। क्या मैं इन 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा मास्क बना पाऊंगा? यानी अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो आई कैन प्रोड्यूस मोर मास्क, है ना। इस सेंस में क्या हो जाएगा, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी बिना मास्क की प्राइस चेंज किए। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता था कि अगर मास्क का प्राइस मुझे ज्यादा मिलेगा सिर्फ तभी मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा। ये बोलते हैं ना हम, ये बनाया हमने कि अगर प्राइस ज्यादा मिली तब सप्लाई बढ़ाऊंगा, प्राइस सेम मिली सप्लाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन प्राइस तो सेम ही रही और सबसे भी सप्लाई बढ़ गई, इसलिए हमको ये अज्यूम करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कांस्टेंट है, तभी ये मैं बोल पाऊंगा हायर प्राइस पे हायर सप्लाई। बात क्लियर है? नवदीप, आज अकाउंट्स की क्लास नहीं हो पाएगी सर, किसी मुश्किल की वजह से नहीं आ पाया आज। ठीक है जी, अगला फैक्टर क्या है वो देख लेते हैं। रिलेटेड गुड्स मैंने बता दिया। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी कोई चीज होती है, अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है तो आपको जीएसटी रजिस्टर करना है, आपको हर फीस पे 18% गवर्नमेंट को पे करना है, आपको हर क्लासरूम में 2 एग्जिट रखने हैं, हर क्लासरूम में आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट वॉशरूम, सेपरेट वेटिंग एरियाज रखने हैं, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रखना है। तो इससे क्या होता है, ये गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगाई तो इससे कॉस्ट बढ़ गई। सिर्फ ऐसे ही इंस्टीट्यूट में हम क्लासेस चला सकते हैं जहां पे 2 एग्जिट्स हों फायर के केस में, फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से कॉस्ट बढ़ गई। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन से कॉस्ट बढ़ेगी, वो कॉस्ट आगे शिफ्ट हो जाएगी किसको? कस्टमर्स को, कंज्यूमर को। अब मान लो कि गवर्नमेंट कहती है कि आपका 18% जीएसटी है, हर 1 रुपए में 18 पैसे, या हर 10 रुपए में 1.8 रुपीज गवर्नमेंट को जाएगा। हर 10 रुपए में गवर्नमेंट को 1.8 रुपीज जाएगा, हर 10,000 में 1,800 रुपए। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट 1,800 बोली तो हमें 10,000 प्लस 1,800 करना पड़ेगा, यानी 11,800 फीस हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट 1,800 की जगह तो 900 ही कर दे, जीएसटी को हाफ कर दे, तो क्या मेरे पास 900 रुपए एक्स्ट्रा बच जाएगा जो मुझे रैक्स पे पे करना था? तो क्या उस 900 रुपए का मैं और भी ज्यादा क्लासेस रेंट ले सकता हूँ, टीचर को हायर कर सकता हूँ और बैचेस चला सकता हूँ। यानी गवर्नमेंट रेगुलेशन या गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज होती है, टैक्स पॉलिसी या फिर उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होते हैं, तो मेरी सप्लाई पे फर्क पड़ सकता है। चलो गवर्नमेंट बोलती है कि 50% जीएसटी पे करो, तो 50% फी तो वहां जा रही है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बच रहा, हो सकता है कि सप्लाई बंद ही कर दें।
तो इसका मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी जब स्ट्रिक्ट होगी सप्लाई कम हो जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसी जब आसान होगी सप्लाई बढ़ जाएगी, बिना प्रोडक्ट का प्राइस चेंज किए। ठीक है ना? तो ये आ गया गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर आ गया प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस। अगर कोई चीज हमें मालूम है कि इस पर्टिकुलर चीज की सेल बढ़ेगी आने वाले टाइम में, तो उसकी सप्लाई ऑलरेडी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में मुझे मालूम है स्वेटर जैकेट्स की सप्लाई बढ़ने वाली है, शादी की सीजन में मुझे मालूम है कि होटल रेस्टोरेंट ज्यादा बुक किए जाएंगे, उस हिसाब से ही सप्लाई चेंज कर दी जाती है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी सप्लाई बढ़ा दी जाती है ना? अब जब भी 15 अगस्त से 26 जनवरी होता है तो जगह जगह पर आपको 15 अगस्त वाले भारत के झंडे दिखते हैं, लोग बेच रहे होते हैं, पता होता है कि लोग इस दौरान ये इस्तेमाल करेंगे। दिवाली आती तो पहले ही पटाखे आ जाते हैं मार्केट में। तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी सप्लाई चेंज होती है। और नंबर ऑफ सेलर्स, सीधी बात है, हम भी फाइनेंस अकाउंट स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई और इंस्टीट्यूट भी पढ़ा रहा है, कल को एक और खुलेगा तो वो भी पढ़ाएगा। जब नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में बढ़ेंगे सप्लाई तो बढ़ेगी। पहले एक इंसान पढ़ा रहा था तो उसकी सप्लाई कैपेसिटी लेट्स से 100 है, दूसरे बंदे ने भी इंस्टीट्यूट खोल दिया 200 हो गई, तीसरे बंदे ने भी इंस्टीट्यूट खोल दिया 300 हो गई। जितने ज्यादा मार्केट में सेलर्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा सप्लाई होगा। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि सिर्फ प्राइस बढ़ेगी तभी सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन प्राइस उल्टा कम हो जाती है। जब बहुत से लोग पढ़ा रहे होते हैं तो प्राइस कम करना पड़ता है कि तुम वहां नहीं यहां आओ। तो नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे सप्लाई बढ़ेगी, इसलिए नंबर ऑफ सेलर्स को भी कांस्टेंट मानना पड़ता है। मार्केट कंडीशंस, मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, पेंडेमिक्स नहीं होने चाहिए, नेचुरल डिजास्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये होंगे तो कुछ चीजों की सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मास्क की सप्लाई बढ़ गई कोविड में, है ना? और कुछ चीजों की सप्लाई घट जाती है। अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, वहां आपको लग रहा है कि किसी भी टूरिज्म वूरिज्म कुछ चल रहा है वहां पे, तो टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज बिल्कुल डाउन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो तो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा, ना तो लॉ ऑफ डिमांड ना तो लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये सभी कंडीशंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये आपने लिख दिया सारी कंडीशंस, एक दो एक करके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी लेवल, रिलेटेड गुड्स प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशन, number of sellers and market conditions. It should all remain constant for the law of supply to be valid. सर एक बार ओवरव्यू दे दो। तो साक्षी हम पढ़ रहे हैं अभी लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था कि हायर प्राइस पे हायर सप्लाई, लोअर प्राइस पे लोअर सप्लाई, और कल हमने बताया था प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए, अगर वो कांस्टेंट ना हो तो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो पाएगा। तो वही फैक्टर्स हमने डिस्कस किए अभी। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पे सेटर्स पैरेबल्स डिस्कस किए थे, क्या था उनमें सेटर्स पैरेबल्स? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, ट्रेंड्स एंड फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब डिस्कस किया था, वैसे यहां पर भी कर रहे हैं। ठीक है, लिख दिया सबने? अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा तो बता देना। अब जिस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस थी, उसी तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई में भी एक्सेप्शंस हैं। एग्रीकल्चर गुड्स, इनकी सप्लाई फिक्स्ड रहती है क्योंकि इनकी
सप्लाई इमीडिएटली इंक्रीज नहीं हो सकती। ये तो फसल लगाओगे, वो उगेगी, मैच्योर होगी, फिर कटेगी, है ना। ऐसा नहीं कि आप बोलो यार मेरी आम की डिमांड है तो फटाफट आम आ जाएगा। वो सीजन में ही आएगा, जब उसका बोइंग का टाइम है, फिर ग्रोइंग का टाइम है, फिर हार्वेस्टिंग का टाइम है। तो फार्म प्रोड्यूस फिक्स सप्लाई होती है, क्योंकि फार्मर कैन नॉट इमीडिएटली इंक्रीज वीट सप्लाई। तो अगर वीट की मार्केट में प्राइस बढ़ भी रही है, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर मार्केट में वीट का प्राइस ज्यादा मिलेगा तो वीट की सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी। बट कैसे बढ़ेगी? जितना प्रोड्यूस हो चुका था सीजन में उतना तो हो चुका था, वो अचानक तो नहीं पैदा कर सकता जमीन से, वो तो अपने टाइम में ही कटेगा। तो इसीलिए इसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की इमीडिएटली। जितना कट के आ गया वो उतना ही मार्केट में, अब चाहे प्राइस बढ़े ना बढ़े उतना ही है जितना है। दूसरा आ गया पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स पे ये इंतजार नहीं किया जाता कि हायर प्राइस होगी तो भी ज्यादा बेचूंगा। अगर प्राइस मिल रही है तो ठीक, नहीं मिल रही है तो बेचना पड़ेगा, वरना वो खराब हो जाएगा। दूध खराब हो जाएगा, सब्जियां खराब हो जाएंगी, फ्रूट खराब हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई की। इसमें ऐसा नहीं होगी हायर प्राइस पे हायर सप्लाई, लोअर प्राइस पे लोअर सप्लाई। कभी कभार लोअर प्राइस पे भी सप्लाई कर दी जाती है क्योंकि खराब होने का खतरा होता है। और रेयर एंड यूनिक आइटम्स, रेयर एंड यूनिक आइटम्स की भी फिक्स सप्लाई है। अब जितना काम लियोनार्डो डा विंची ने कर दिया, माइकल एंजेलो ने कर दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दिया, वो उतना ही किया, उसकी सप्लाई फिक्स्ड है। अब उसकी तुम कितनी भी प्राइस बढ़ा दो तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थोड़ा उठ के दोबारा आके कोई लिखेंगे गीत या पोइट्री, या फिर माइकल एंजेलो उठ के थोड़ा दोबारा, जितना उसने बना लिया उतना बना लिया, उसकी सप्लाई फिक्स्ड है, चाहे कितनी भी प्राइस बढ़ाओ। तो ये इसकी क्या है? एक्सेप्शन है। क्या क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पेरिशेबल आइटम्स और यूनिक एंड रेयर आइटम्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की। ये बात समझ में आ गई सबको? अब मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई भी बताया, लॉ ऑफ डिमांड भी बताया, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट प्राइस है क्या? जो भी हमें मार्केट में प्राइस दिख रही है, वो प्राइस कैसे डिसाइड होती है? ना वो लॉ ऑफ सप्लाई अलग से डिसाइड कर पाता है, ना वो लॉ ऑफ डिमांड, वो दोनों मिलके करते हैं। अब हम कर्व बनाएंगे, अगर आपके पास डिफरेंट कलर पेन होंगे तो आप भी डिफरेंट कलर पेन यूज करना। इसमें आप लॉ ऑफ सप्लाई भी ड्रॉ करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ये कौन सी कर्व है? ये वाली। क्यों है? डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप है, हायर प्राइस पे यहां हमने क्वांटिटी ड्रॉ की और यहां प्राइस। तो हायर प्राइस पे लोअर क्वांटिटी, लोअर प्राइस पे हायर क्वांटिटी, तो डिमांड कर्व हो गया। ये कौन सी कर्व है? लॉ ऑफ सप्लाई की। अपवर्ड स्लोपिंग है, लोअर प्राइस पे हायर क्वांटिटी, हायर प्राइस पे हायर क्वांटिटी, लोअर प्राइस पे लो क्वांटिटी, हायर प्राइस पे हाई क्वांटिटी। अब जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे जो प्राइस है, इस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा पीई इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहां पर आ जाएगा क्यूई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये वो प्राइस है जो मार्केट में आपको मिलेगा। हाँ, आमिर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन भी एक एक्सेप्शन होगा। सीधी बात है, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा तो सप्लायर के पास भी कैपेसिटी नहीं, एबिलिटी नहीं सप्लाई करने की, और ना ही मार्केट इतनी प्रोड्यूस कर रहा है कि रॉ मटेरियल भी मिल पाए। सही है, आके आमिर बोल सकते हो आप ये। तो इस कर्व को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कर्व।
ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई। ठीक है, अब मान लीजिए जो मास्क की बात कर रहे थे प्रोडक्शन में, तो मान लीजिए मास्क की प्राइस मार्केट ने डिसाइड की 10 रुपए। 10 रुपए में आपको एक मास्क मिलेगा। आप कहते हैं सर नहीं, हमारी मास्क की क्वालिटी हायर है, हम इसको 20 रुपए में बेचना चाहते हैं। मैं कहूंगा ठीक है, 20 रुपए में बेच के ट्राई करो। तो ये आ गया 20 रुपए का पॉइंट। 20 रुपए पे लाइन खींची आपने, ठीक है, 20 रुपए। अब 20 रुपए पे जो ये वाली कौन सी कर्व है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, डिमांड इतनी है, लेट्स से क्यू डैश, और सप्लाई कर्व यहां कट रहा है, ये सप्लाई कर्व है। सप्लाई कितनी है, क्यू डबल डैश। यहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई सप्लाई ज्यादा है, 20 रुपए पे सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम। यानी अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर बेचोगे तो सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, इसको कहेंगे सरप्लस सिचुएशन। कैसे पता चला सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, मैंने 20 रुपए पे लाइन खींची, तो 20 रुपए पे डिमांड इतनी थी और सप्लाई इतनी थी, यानी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम। जब भी किसी चीज की मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, उसकी प्राइस डाउन करनी पड़ती है। अब 20 रुपए में से मास्क खरीदने वाले लोग होंगे लेकिन कम होंगे, मैक्सिमम लोग 10 रुपए में ही खरीदेंगे। लेट्स से आपके 20 रुपए में आपने 20 मास्क सप्लाई किए, तो एट द रेट ऑफ 20 रुपए पर मास्क, तो लेट्स से आपके 5 मास्क बिक गए और 15 रह गए। अब आप इंतजार कर रहे हो कि 15 भी बिक जाए, वो बिक नहीं रहे। इवेंचुअली मजबूर हो जाओगे आप उसकी प्राइस डाउन करने में टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम प्राइस। आप यहां से प्राइस डाउन करेंगे और इक्विलिब्रियम प्राइस के करीब पहुंच जाएंगे। अब अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस से कम में बेचते हो, जैसे 5 रुपए में, तो डिमांड सॉरी सप्लाई, सप्लाई कर्व है, सप्लाई इतनी, डिमांड कितनी, इतनी। डिमांड ज्यादा कि सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो आपको प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है और मास्क बहुत कम रखे थे आपने इतने कम प्राइस में। यानी अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कोई प्रोडक्ट आप हायर प्राइस पे बेचोगे तो आपको प्राइस डाउन करनी पड़ेगी इवेंचुअली, और अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से आप कोई चीज लोअर प्राइस पे बेचो तो आपको प्राइस अप करनी पड़ेगी इवेंचुअली। ऐसा लग रहा है कि कोई इनविजिबल हैंड्स हैं, तो इसी कंसेप्ट को कहते हैं इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट। इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट यानी अगर आप इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करोगे, मार्केट इक्विलिब्रियम ने जो प्राइस सेट की थी उससे ऊपर बेचोगे, तो इनविजिबल हैंड्स आपको नीचे आने पे फोर्स करेंगे, और अगर आप मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे बेचोगे तो इनविजिबल हैंड्स आपको ऊपर आने के लिए फोर्स करेंगे। देखिए, देखिए, द मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। द मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। Market price is determined by demand and supply forces. The point at which the point at which the point at which demand and supply curve intersect, point at which demand and supply curve intersect
is called as equilibrium point. Is called as equilibrium point. At this point, demand is equals to supply. Or quantity demanded is equals to quantity supplied. Or quantity demanded is equals to quantity supplied at a specific price point. At this price, both seller and buyer are satisfied. At this price, both sellers or buyers are, both seller and buyer are satisfied. है ना, दोनों ही satisfied है. Next point देखिए, if someone tries to sell a product in the market, if someone tries to sell a product above equilibrium price, it creates a surplus situation. It creates a surplus situation or excess supply situation. Or excess supply situation. Or excess supply situation. If this happens, the market forces will bring down the price towards equilibrium. If this happens, forces will bring down the price towards equilibrium price. Towards equilibrium price. यानी 10 रुपए का मास्क था, 20 रुपए की बेचने की कोशिश की आपने, कुछ तो बिक गए, कुछ रह गए, अब बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आपको मजबूरन नीचे 10 रुपए की तरफ आना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, if someone tries to sell a product below equilibrium price, someone tries to sell a product below equilibrium price, it creates a deficit situation. Creates a deficit situation. That is, demand is greater than supply. That is, demand is greater than supply. In this situation, market forces will increase the price towards equilibrium price. In this situation, market forces will increase the price towards equilibrium price. This is called as invisible hands of market.
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज, देखो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट। ठीक है, हो गया। ये कंसेप्ट जो है ना इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट का, ये दिया था एडम स्मिथ ने। देखिए दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ in his book. Concept was given by Adam Smith in his book Theory of Moral Precepts. His book Theory of Moral Precepts. Theory of Moral Precepts. ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहां से हमें समझ में आया लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम कर्व एंड मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर करोगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम से नीचे करोगे तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके साथ साथ में हमें यह भी समझ में आया कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, वेबलन गुड्स, नॉर्मल गुड वो हैं जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस क्या हैं, पेरिशेबल गुड्स, एंटीक एंड रेयर आइटम्स। बिल्कुल, तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो फाइनेंस कांस्टेंट के पिछले एग्जाम में पूछा गया था। लिखिए, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट if the price of a product is higher than equilibrium price, the price of a product is higher than equilibrium price, then there is A, surplus in the market, B, deficit in the market, A, surplus in the market, B, deficit in the market, C, more demand than can be supplied, and D, equilibrium in the market. एग्जैक्ट सवाल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2021 में पूछा गया था। बताइए आंसर क्या है। हाँ, मुझे नहीं पता, आप पहले डिमांड का ड्रॉ करो, सप्लाई ये इक्विलिब्रियम का ड्रॉ करो, उस हिसाब से देखो। इस कर्व को देखो और बताओ। मुनीब का आंसर आ गया, बोल रहे हैं सरप्लस। बताइए, सरप्लस इन द मार्केट, आप बताइए सरप्लस क्यों। हाँ, बिल्कुल सही, आपको समझ में आया। तो ये एग्जैक्ट सवाल फाइनेंस अकाउंट्स में पूछा जा चुका है। कर दिए सॉल्व आराम से, समझ में आ गया।
थोड़ा बहुत सुनते सुनते कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये भी कांस्टेंट रखना है, वो भी रखना है, ऐसे क्यों हो रहा है कि प्राइस हायर की तो सप्लाई कम है। आपको बस कर्व पे देखना है, कर्व ये बता रही है आपको, यही आंसर है। हायर जाओगे तो सप्लाई एक्सेस हो जाएगी, सरप्लस सिचुएशन हो जाएगी, लोअर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट सिचुएशन। ऑप्शन में डेफिसिट भी था, अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बोला होता इज लोअर देन इक्विलिब्रियम तो फिर डेफिसिट हो जाता। और अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो सी है, क्या लिखा है, मोर डिमांड देन कैन बी सप्लाइड, इसका मतलब तो वही हो गया, डेफिसिट। इसका मतलब है दो ऑप्शन सेम ही दिए हैं इसने, बी डेफिसिट का मतलब भी वही होता है, और सी मोर डिमांड देन कैन बी सप्लाइड का मतलब भी वही होता है। जब दो ऑप्शन एक ही होते हैं तो हो नहीं सकते आंसर, और इक्विलिब्रियम तो था ही नहीं, अगर प्राइस ही इक्विलिब्रियम से ऊपर है तो इक्विलिब्रियम कहां से होगा, आंसर आ जाएगा। आपको कंफ्यूजन तो नहीं कोई, क्लियर है। अब कुछ हम एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, which of the following is not an assumption of law of supply, which of the following is not an assumption of law of supply, which of the following is not an assumption of law of supply. Number one, constant technology. Number one, constant technology. Number two, constant cost of production. Number three, constant income of consumer. Number four, constant price of related goods. Number four, constant price of related goods. Muneeb, Wasim and Muhib. Very good. Surplus is the right answer. बताइए जी, क्या इसकी assumption नहीं है लॉ ऑफ सप्लाई की, बताइए आप। क्यों, ये तो क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड की वो है, लॉ ऑफ सप्लाई की नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। What uh, what does market equilibrium mean? What does market equilibrium mean? A, sellers are satisfied but not consumers. Sellers are satisfied but not buyers. Sellers are satisfied but not buyers. Sellers are satisfied but not buyers. B, buyers are satisfied but not sellers. Buyers are satisfied but not sellers. C, no tendency to change price. No tendency of price change. No tendency of price change. D, sellers suffer losses. Sellers suffer losses. क्या आंसर है, आप बताओ। जब दोनों सेटिस्फाई होंगे तभी बेचेंगे, और जब दोनों सेटिस्फाई होते हैं प्राइस कांस्टेंट हो जाती है। कोई कोशिश करेगा ऊपर बेचने की, उसको नीचे ला दिया जाएगा, जो कोशिश करेगा नीचे बेचने की उसको ऊपर ले आएगा। जब प्राइस चेंज ना हो तो आप कह सकते हो कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है। मार्केट इक्विलिब्रियम होगा ही तब जब प्राइस, जब सेलर और बायर दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे और कांस्टेंट प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। अब प्राइस नहीं बदलेगा, अगर प्राइस बदल रहा है तो मार्केट स्टेबल ही नहीं है, मार्केट इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। वेरी गुड। मुनीब, मनप्रीत, साक्षी, अमीर, सबके आंसर सही हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे हम। आज सैटरडे भी है, तो आप लोग भी रिवाइज कर लेना जितना अभी तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट सैटरडे से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, हर सैटरडे टेस्ट होगा। पहले हमने सोचा था मंडे को रखेंगे, बट मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इस संडे आपको सारा रिवाइज करना है। संडे के दिन आप थोड़ा अपने काम के लिए रखो, थोड़ा आराम करने के लिए और अगले वीक की तैयारी के लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन में से किसी को पूछने तो पूछ लीजिए। अब क्योंकि एग्जाम की डेट भी आ गई है जून की, तो हम क्लासेस 3 चलाएंगे एट ए टाइम, 4 नहीं, पहले हमने 4 सोचा था, ताकि अब आराम से सिलेबस अच्छे से कवर कर पाओ, वरना आगे पीछे छोड़ आगे दौड़ नहीं करना हमने। आज की 2, मंडे से होपफुली 3 हो जाएंगी। डिसाइड करेंगे मैनेजमेंट, अभी बताएंगे आपको जल्दी। सिलेबस मोर और लेस यही होगा, क्योंकि 2 एग्जाम में तो सेम ही रहा है। अब कुछ चेंजेस होंगी तो चेंजेस हम करवा ही देंगे, ऑब्वियसली बात है। बट अकाउंट्स तो होगा ही, इकोनॉमिक्स तो होगा ही, स्टैटिस्टिक्स तो होगा ही, जीएस तो होगा ही, ऊपर नीचे थोड़ा चेंज कर लेंगे और क्या है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के लिए मनप्रीत बोल रही है बताने के लिए, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था कि क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर 10% से बदल रही है तो उसकी डिमांड कितने परसेंट से बदल रही है। अगर कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट 10% से बढ़ रही है तो कितने परसेंट उसकी डिमांड घट रही है। अगर किसी प्रोडक्ट की 10% से प्राइस घट रही है तो कितने परसेंट से डिमांड बढ़ रही है। अगर 10% से डिमांड घट रही है और 10% से डिमांड भी बढ़ रही है, या 20% से डिमांड बढ़ रही है और 20% से डिमांड घट रही है, इस परसेंटेज सेम रहे, तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल टू 1। ठीक है मनप्रीत, आप सबको क्लियर हुआ ये? और कोई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे सवाल पूछना है आपको? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, यूटिलिटी कर्व, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कोई सवाल पूछना है? जिनने लेट ज्वाइन किया ये बैच, वो लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना। संडे का टाइम आपके पास है, संडे को अच्छे से इस्तेमाल करो, रिवाइज अच्छे से करो। ठीक है मनप्रीत, ऑल द बेस्ट एवरीवन। अब मैं हर क्लास के बाद 5-10 मिनट खड़ा रहूंगा यहाँ पे, अगर आपको कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, इफ दैट इज ऑल फॉर टुडे, अलाउ मी टू लीव। रिलेटिवली हाई इलास्टिक को हम इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, इलास्टिक है तो इलास्टिक का मतलब ही है या तो वो ग्रेटर देन 1 है या तो 1 है। रिलेटिवली हायर का इलास्टिक ही मतलब है। ये भी कह सकते हो कि इसकी डिमांड इससे रिलेटिवली इलास्टिक है। जो लक्जरी गुड्स हैं उसकी डिमांड बहुत इलास्टिक है कंपेयर टू नेसेसिटीज, है ना, उसकी बहुत इलास्टिक है। बिल्कुल सही बोल सकते हो आप मुनीब। ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन है? साक्षी, आमिर, मनप्रीत, मुहीब, वसीम, नवदीप, शाहिद। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।